बुझाता रहूं। इतनी सी कहानी है मेरी। बस इतनी सी कहानी है उस शख्स की जिसने नामालूम से घर में जन्म लिया और अपने लगन और काबिलियत से कई मायनों में हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जनता के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर गुरुवार को सुपुर्द खाक हो जाएगा। उनकी मिट्टी रामेश्वरम के उनके गांव में उसी मिट्टी में मिल जाएगी जिसने उनके बचपन को गढ़ा था और भविष्य की बुनियाद बनाई थी। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी। ज़ैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। राष्ट्र की आंखें नम हैं, तिरंगा झुका हुआ है। अपने ज्ञान विज्ञान से देश का भविष्य सींचने वाला भारत भाग्य विधाता सदा के लिए सो गया है। पूरा देश गमगीन है। समझ नहीं आ रहा है कि कलाम को किस रूप में याद करें। देश को ताकत की बुलंदी पर पहुंचाने वाले मिसाइल मैन के रूप में, या फिर देश के भविष्य, देश के बच्चों को आखिरी सांस तक शिक्षा देने वाले चाचा कलाम के रूप में। राष्ट्रपति भवन पहुंचे एक फकीर को जिसने वहां के सारे कायदे कानून बदल दिए, या सादगी की उस मूरत को जिसकी पूरी जिंदगी की जरूरतें बस एक सूटकेस में समा जाती हों। कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी उनकी, जो था उसमें खुश थे। और उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि हम लोगों के पास इतने 5 साल उनके साथ रहे, कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नौकरी कर रहे हैं। उनका नेचर ऐसा था, हमको उन्होंने ऐसा रखा था अपने कोई मदर फादर अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। ये है कि मैं इनका जो टेलीफोन अटेंड करता था तो डायरेक्ट फ़ोन करते थे, डायरेक्ट बजट देते थे और बोलते थे किसी से मुझे बात कराओ। ये नहीं सोचते थे कि ये प्राइवेट सेक्रेटरी की असिस्टेंट की पियन, ऐसे कुछ नहीं था। इनको जितना रात को जो ज़रूरत पड़ता वो डायरेक्ट बदर देते थे, हमसे बात करते थे। रामेश्वरम में समंदर की लहरों की हिलोर कुछ ज्यादा बढ़ गई है। 8 दशक पहले यही लहरें साक्षी बनी थी जब नन्हा कलाम इन लहरों को देख जिंदगी की गहराई का ताना बाना बुना करता था। तब शायद समंदर को भी पता नहीं था कि यह नन्हा कलाम एक दिन देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, इतना बड़ा चिंतक और भारत का भविष्य निर्माता बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगा। साहब हमारे एक बहुत ही प्रतिभाशाली और एक हमारे युवाओं के लिए गौरवशाली व्यक्ति थे। उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब्दुल कलाम इज अ नोबल सोल एंड लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस वी हैव। अब्दुल कलाम जी ने एक चीज़ बहुत अपने भाषण में बहुत बार कही है, अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। सोच बहुत इंस्पायर करती है हमें। वो हिंदू मुस्लिम को कभी अलग नहीं सोचते थे, वो सिर्फ एक सोचते थे कि वो एक इंडियन है। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था साइंस के बारे में, काम के बारे में। उन्होंने ये बोला था जो भी करो दिल से करो तो सब चीज़ें अच्छी लगेगी, और तब से मैं इंस्पायर, उनकी हर बुक मैंने पढ़ी है। रामेश्वरम के जिस धनुष कोडी गांव से निकलकर कलाम देश के पहले नागरिक बने, आज वो भी आंसुओं में डूबा है। वो इतिहास की धड़कन को सुन रहा है जिसे उसकी खाक से निकली एक शख्सियत ने अपने हुनर और कौशल से तैयार किया। 84 साल पहले जिस धनुष कोडी गांव में वो पैदा हुए थे, 30 जुलाई को उसी गांव में सुपुर्दे खाक हो जाएंगे, अपनी ही मिट्टी में रच बस जाएंगे। जो कहानी 84 साल पहले जहां से शुरू हुई थी वहीं पे खत्म होगी, लेकिन हिंदुस्तान को अपने सपने और शख्सियत में समाये हुए। श्रीशा रेड्डी के साथ संजय शर्मा, रामेश्वरम, आज तक।
डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। उनके लिए ये बातें सिर्फ कहने की नहीं थी, बल्कि इसको उन्होंने बचपन में ही कर दिखाया। आम बच्चों से अलग कलाम की नजरें भविष्य के आसमान पर टंगी होती थी, जहां उनके सपने उड़ान भरते थे। रामेश्वरम की गलियों में जिन सपनों का उन्होंने पीछा किया, उन्हें दिल्ली में पूरा कर दिखाया, विज्ञान से राजनीति तक। उस रोज भी सागर की लहरें यूं ही उठी थीं। उस रोज भी धनुषकोडी गांव के जैनुल आबदीन बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को किराए पर नाव देने गए थे, जब उनके घर में खुशियों की बगियां महकी थी। 15 अक्टूबर 1931, धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु। उस रोज गरीबी के आंगन में गूंजी थी अब्दुल कलाम की किलकारी। रामेश्वरम के सागर की हिलोर मारती लहरों के पास बसे धनुषकोडी गांव के इसी घर में 5 भाई और 5 बहनों का बड़ा सा परिवार था। साधन सीमित थे, परिवार बड़ा था, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा था कलाम का ये हौसला कि न समंदर, न आसमान, न धरती उस सपने को सच होने से रोक सकती है जो खुली आंखों से देखा जाता है। The seeds of banyan tree are indeed something like a citizens of the nation. Democracy gives opportunity to every citizen to grow with capacity to perform. Democracy has to give capacity to perform. Every citizen indeed contribute to the success of the few. Let the success of the Indian nation be shared by all Indian citizens. Let every seed nurture. Nevertheless, seeds that become manure must not be treated lesser than the seed that become trees. बचपन में ही रोजी रोटी का ऐसा दबाव था कि कलाम ने बस बचपन की मासूमियत को ही बचा के रखा, नहीं तो खेलने, कूदने, शरारत करने से कब की तौबा कर चुके थे। सुबह 4 बजे उनका दिन शुरू हो जाता था। पहले घर घर जाकर अखबार बेचना, फिर पढ़ाई के लिए स्कूल जाना और फिर समय बचा तो अपने चाचा की समुद्री सीपियों की दुकान पर बैठना। समय गुजर गया, लेकिन समय के धुंध से धुंधलापन कहीं नहीं आया है। हो सकता है कि ऐसे ही कुर्सी बेंच हो जिस पर कलाम साहब ने इसी क्लास में, इसी छप्पर के नीचे जिंदगी के पाठ पढ़े हों, सबक याद किया हो, शिक्षकों की मार भी खाई हो सकता है। और यही वो अहाता जिसकी मिट्टी में खेलकर कलाम बड़े हुए और अपना कमाल दिखाना उन्होंने शुरू किया। स्कूल में कुछ बदलाव तो है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला है। कागज का जहाज सपनों की उड़ान भरने लगा। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम रामेश्वरम के स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे। यहाँ उनकी जिंदगी 3 मोड़ से होकर गुजरी। विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी तो मार्क्स के विचार उन्हें हिंदुस्तान की बेबसी से जोड़ रहे थे। लेकिन इन दोनों से आगे कलाम को रामेश्वरम का शिव मंदिर लुभाता था। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। இதுவரையில யாருமே கண்டுபிடிக்காத எந்த பொருளோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில கண்டுபிடிக்கணும்। இதுவரையில விஞ்ஞான ரீதியாக யாரும் எதுவுமே முயற்சியெடுத்து செய்யாத அந்த காரியத்தை நான் அதை செய்யணும்। அது என்னுடைய வாழ்நாளில் அது ஒரு மேக்ஸிமம்। विज्ञान उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कराने ले गया तो आध्यात्म ने उन्हें दुनियादारी से दूर रखा।
1958 में जब वो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकले तो हिंदुस्तान का स्पेस साइंस उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाकर खड़ा था। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर कलाम पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो भी निराशा को अपने कंधे पर सवार कभी नहीं होने दिया, बल्कि नाकामी के कंधे पर चढ़कर हिंदुस्तान को एक महाशक्ति बनाने की तैयारियों में जुट गए। आज जिन मिसाइलों पर हिंदुस्तान को बड़ा गुमान होता है, उसे बनाकर कलाम खुद ही मिसाइल मैन बन गए। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। यही जीवन दर्शन था कलाम का। जागती आंखों से जो सपने उन्होंने देखे थे उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने एक एयरक्राफ्ट डिजाइन किया, लेकिन उसे उनके प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया और दूसरा डिजाइन बनाने के लिए 3 दिन का मौका दिया। कलाम ने दिन रात काम करके नया डिजाइन तैयार कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद कलाम ने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में एडमिशन लिया। कलाम की प्रतिभा को देखते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनके सामने रॉकेट वैज्ञानिक बनने का प्रस्ताव रख दिया। कलाम की हसरतों को नई मंजिल मिल गई थी। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। बरसों की मेहनत के बाद 1980 में SLV-3 का कामयाब परीक्षण हुआ। 1980 में ही कलाम और उनकी टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित कर दिया। इसके साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। I had a great opportunity to be with him since 1967 and very close interaction in many fields of life. Whatever I have learned in terms of technology or in terms of management is from him. विज्ञान का दरवाजा खोलकर कैसे सत्ता के सबसे बड़े राजमहल में पहुंचे कलाम, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। डॉक्टर कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बनाया, फिर भी इस पर अपनी पीठ थपथपाने की जगह वो एक शिक्षक ही बने रहना चाहते थे। लेकिन नियति ने तो उनके लिए एक नई भूमिका तय कर रखी थी। 13 साल पहले एक झटके में वो देश के राष्ट्रपति बन गए। फिर तो उनके फैसलों ने उन्हें करोड़ों दिलों का बेताज बादशाह बना दिया। पोखरण में परमाणु परीक्षण के साथ ही रक्षा वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम देश के हीरो बन चुके थे। लेकिन तब तक यह साफ नहीं था कि विज्ञान से आगे राजनीति की दुनिया में उनके लिए कौन सी पटकथा लिखी जा रही है। 4 साल बाद जब 2002 में सवाल उठा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, तो भी कलाम का नाम बिल्कुल पीछे था। तब एक नाम तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का था, दूसरा नाम महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर PC अलेक्जेंडर का था। लेकिन इन दोनों नामों को हटाते हुए अचानक अब्दुल कलाम का नाम आया। इनके नाम पर NDA ही नहीं बल्कि मुलायम और सोनिया ने भी अपनी रजामंदी दे दी। और इस तरह 25 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कलाम का फैसला सियासी पंडितों को अचंभे में डालने वाला था। दंगों की आंच में झुलसे गुजरात के जख्म पर जब वो मरहम लगाना चाहते थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम से पूछा, क्या आपको लगता है कि इस वक्त गुजरात का दौरा करना जरूरी है? वाजपेयी के इस सवाल पर कलाम का सीधा जवाब था, मुझे लगता है कि यह मेरी अहम जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों का दर्द दूर कर सका, राहत कार्यों में तेजी ला सका, तो मैं उस शपथ को पूरा करने में कामयाब हो पाऊंगा जो मैंने राष्ट्रपति के तौर पर ली थी। कलाम ने तभी यह दिखा दिया कि राजनीति उनके लिए पेशा नहीं, धर्म है।
2004 में सवाल यह भी उठा कि क्या कलाम ने ही सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। इस पर कलाम ने लिखा है कि अगर सोनिया गांधी ने खुद दावा किया होता तो मेरे पास उसे मंजूर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सोनिया गांधी तमाम दलों का सपोर्ट लेटर लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि वो जब चाहें शपथ ले सकती हैं, लेकिन उनका कहना था कि मैं अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनोनीत करना चाहूंगी। मुझे उनके इस फैसले से हैरानी हुई। ऐसे सियासी दांव-पेच के बीच भी मानव की गरिमा को कलाम ने बहाल रखा। वो पहले राष्ट्रपति थे जिनके जूते का फीता कोई नौकर नहीं बांधता था और जिनकी कलम फांसी की सजा पर दस्तखत को तैयार नहीं होती थी। आज तक ब्यूरो। इतिहास में अपनी छाप छोड़कर उसी रामेश्वरम की मिट्टी में डॉक्टर कलाम विलीन हो जाएंगे जिसने उनकी शख्सियत को संवारा था। है ना बस इतनी ही कहानी उस महापुरुष की जिसकी जिंदगी सादगी और देशभक्ति का सबसे बड़ी मिसाल है। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।